हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th क्लास में आप सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, 10th का रिजल्ट होपफुल बहुत अच्छा आप लोगों का आएगा। कुछ स्टूडेंट्स पुराने हैं जो हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमसे इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, बोर्ड लेवल भी कॉम्पिटिटिव लेवल भी, दोनों लेवल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनिशियली स्टार्ट हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट तुम देखोगे, उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर मैथमेटिक्स किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ हो रही होती है। कहीं पर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसे हम फिजिक्स की फॉर्म में बात करते हैं, जिसमें क्या होता है मैथमेटिक्स के डायरेक्ट एप्लीकेशन होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ओवरऑल, उन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं। ठीक है भाई, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप बायोलॉजी में भी पढ़ने वाले हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे मैथमेटिक्स के अंदर जो आप कॉमर्स से पढ़ने वाले हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अपने जो इकोनॉमिक्स वगैरह वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी आप पढ़ोगे कुछ टॉपिक्स को। ठीक है, तो मैथमेटिक्स अगर ये कहा जाए तो मैथमेटिक्स जो है वो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का रूट है। इस रूट से ही सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो देखो अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं हम। मैथमेटिक्स से पहले जो मैथमेटिक्स का फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स जो है बेसिकली इसकी जो पिलर्स हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन, यानी कि जो बात हम करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जब मैथ स्टार्ट हुआ होगा आपकी लाइफ के अंदर वो सब कैलकुलेशन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेकंड फिर आया कुछ थ्योरम्स हमने पढ़ी। ठीक है, उन थ्योरम्स से बने फिर फॉर्मूलाज, यानी कि तीन बेसिक पिलर्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज आपका थ्योरम पे कमांड होना चाहिए, कि थ्योरम्स है वो सारी मेमोराइज होनी चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला जो आएंगे हमारे पास फॉर्मूलाज मेमोराइज होने चाहिए आपको, यानी कि फॉर्मूला याद होगा तो ही आप उसमें सोच सकते हो ना कि कहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डे मैथमेटिक्स के लेक्चर से लेकर आपको लास्ट डे ऑफ लेक्चर तक ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझकर आगे बढ़ना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको समझने पे ही ध्यान देना है। ठीक है, देखो अभी तक क्या हुआ होगा, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर अगर बात करते थे हम अप टू 10th क्लास तक के बारे में बात करें तो पोर्शन बहुत छोटा था। ठीक है, कंपेरेटिवली जब हम 11th और 12th की बात करते हैं तो ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं 11th और 12th में मिला के। तो कंपेरेटिवली 9th और 10th के अंदर जो आप पढ़ के आए हो वो बहुत शॉर्ट ऑफ पोर्शन है मैथमेटिक्स का, या ये कहें बेसिक मैथमेटिक्स हम वहाँ पढ़ के आए हो, यानी कि जितना भी आपने 9th और 10th अप टू 10th क्लास तक जो आप पढ़ के आए हो वो सब कुछ फंडामेंटल की फॉर्म में काम आने वाला है। तो इनिशियल टाइम में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर हम जनरली वही टॉपिक मैक्सिमली टॉपिक सारे लेने वाले हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, हाँ डायरेक्टली इसका पोर्शन से रिलेशन नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक जो है वो आपके पोर्शन 11th और 12th के अंदर वो होने वाला है, लेकिन उसके बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो 9th और 10th के अंदर जो मैथमेटिक्स आप पढ़ के आए उसके अंदर जो कुछ फॉर्मूलाज और जो थ्योरम्स आई हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला की तरह यूज में आने वाला है। ठीक है, यानी कि वहाँ जो आपने डेराइव किया होगा वो सारी चीज़ें, आपने कुछ फॉर्मूलाज बनाए होंगे, फॉर्मूलाज को आपको याद भी होंगे, कुछ फॉर्मूला याद नहीं होंगे, कुछ थ्योरम्स आपने पढ़ी होंगी लेकिन कुछ थ्योरम आपको समझ आई नहीं आई होंगी, लेकिन यहाँ पर उन सारी चीज़ों का रिवाइज करने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि देखो पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 11th क्लास का पोर्शन अगर हम कहें तो बहुत ब्रॉड पोर्शन है, हमारे पास टाइम भी कम मिलता है 11th क्लास के अंदर, लेकिन 12th के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो चैप्टर्स हम 11th के बाद पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे, किन किन चैप्टर्स के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि आपको यहाँ पर जितनी भी चीज जो भी कुछ चीज़ पढ़नी है वो समझ के ही पढ़ना है, यानी कि ऐसा नहीं हो कि भाई मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मैं याद कर लेता हूँ। जैसा भी 9th और 10th क्लास के अंदर कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो थ्योरम्स वाले क्वेश्चंस थे जो आप पढ़ के आए होंगे, वो थ्योरम्स अगर आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ने क्या होगा, उनको लर्न कर लिया, लेकिन क्योंकि क्या था वहाँ टीचर इंपॉर्टेंट मार्क करवाता है भाई ये इंपॉर्टेंट है, और लकीली वो सारे क्वेश्चंस हमें दिखाई दे भी जाते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो 9th और 10th के अंदर तो उन चीज़ों से काम चल जाता है, लेकिन अभी 11th और 12th में याद करने से काम नहीं होने वाला, यानी कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो आपको समझना ही पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ऐसा होता है कि भाई किसी स्टूडेंट को एक ही बार में समझ में आ गया, किसी स्टूडेंट को 2 बार में समझ में आ रहा है, किसी स्टूडेंट को 3 बार में समझ में आ रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है ना। आप समझ के आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम आपको ज़्यादा लगे, कुछ स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट्स को सेकंड टाइम में समझ में आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को थर्ड टाइम में समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि देखो अगर हम बोर्ड लेवल की बात करते हैं तो बोर्ड लेवल के अंदर फिर भी समझ में आता है कि भाई ठीक है एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आएगा तो हम सॉल्व कर ही लेंगे कैसे ना कैसे। भाई किसी को लगेगा भाई पास होंगे कि नहीं होंगे, तो पास होने वाली कोई बात क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है, ठीक है। पास हो ही जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है वो एनसीईआरटी बायो का स्टूडेंट भी लेके चल रहा है, वही एनसीईआरटी कॉमर्स का स्टूडेंट भी लेके चल रहा है, और वही एनसीईआरटी आर्ट का स्टूडेंट भी लेके चलेगा। यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो कॉमर्स, आर्ट्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो पोर्शन ऑफ 11th और 12th मैथमेटिक्स का है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया, उतना डिफिकल्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में या ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में, तो वहां आकर आपकी मैथमेटिक्स का फेज चेंज हो जाता है। और फेज इस कंडीशन चेंज हो जाता है कि मतलब आप ये देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर कई सारी चीजें एज थ्योरम दी गई हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं भी कराए गए हैं, ठीक है। बट फिर भी उससे बेस्ड क्वेश्चन आपको जेई मेंस में पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी से बहुत आगे तक की बात हम यहाँ करेंगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे प्राइमरी थिंग आपकी ये होनी चाहिए कि आप एनसीईआरटी अपने बेसिस पे सॉल्व होनी ही चाहिए। देखो स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ करता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करना, वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ टॉपिक पढ़ा दिया गया, अब बोला जाएगा भाई ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है एनसीईआरटी के या किसी प्रैक्टिस पेपर के असाइनमेंट के। तो स्टूडेंट करता क्या, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, क्वेश्चन रीड करेगा, देखेगा हाँ भाई क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया? सिर्फ देखने भर से ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई क्वेश्चन ईजी है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट उसको फेस नहीं करेगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। कई स्टूडेंट जैसे एग्जाम्स हो जाते हैं, जब जेई मेंस के एग्जाम होते हैं, एडवांस के एग्जाम्स हो जाते हैं, तो फिर आके कंप्लेंट करते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन तो बन रहे थे लेकिन लास्ट में जाके आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे थे, कंसेप्ट भी हमें पकड़ में आ गया था, क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन लास्ट में जाके हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाते। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हो किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, थ्रू आउट 2 ईयर्स जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हो कि क्वेश्चन सॉल्व किया और लास्ट में जाके हाँ भाई इसके आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और बोलता हूँ भाई इसके आगे वाला आप खुद से सॉल्व कर लेना। वो मैं इसलिए बोल देता हूँ कि उसके आगे के इजी स्टेप्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग कहीं भी ये नहीं है कि आपको वहीं छोड़ देना है, आपको उसके आगे सॉल्व करना ही है। तो इस चीज का आपको बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन खुद से बनाना है। एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, आपके द्वारा सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व कराया तो सॉल्व हो गया है। जो भी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना ही है। टाइम है अभी, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड अपने फंडामेंटल्स पे दे सकते हो, बहुत अच्छा टाइम आप अपने मैथमेटिक्स में जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़े पहले जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स के अंदर मैंने पहले ही कहा कि जो मैथमेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो 9th और 10th से थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग इन द सेंस ये है कि कई अब तक हम जो मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहे थे या हमने थोड़ा यूज वहाँ किया भी है, ठीक है, वो कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा थी, ठीक है। अब थ्योरम बेस्ड भी रहेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स की जो 5 पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ उसके अंदर एलजेब्रा है, एलजेब्रा के अंदर क्या होता है कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, ठीक। कैलकुलेशन का मीनिंग क्या है कि भाई आपको वैल्यू फाइंड करना, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट जो होगा हमारा कैलकुलस होगा, ठीक है। कैलकुलस के अंदर अप्रोच ज़्यादा है, फॉर्मूलाज ज़्यादा है, ठीक है, मेमोराइज रखना ज़्यादा रह जाएगा। थर्ड पोर्शन जो आता है आपका टिग्नोमेट्री होता है। टिग्नोमेट्री के अंदर भी क्या टिग्नोमेट्री तुम 10th क्लास से पढ़ के आए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ उतनी ही टिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वो टिग्नोमेट्री तुम मान सकते हो उसको, जिसमें तुमने ये पहचाना कि साइन क्या है, कॉस क्या है, रेशियोज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन अगर मैथमेटिक्स का जिसे कहा जाता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बहुत मजेदार पोर्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत इजीली क्वेश्चन कवर करता है। जेई मेंस और एडवांस भर भर के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, ठीक है। देन फिर आता है आपका वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D जो होता है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा रखता है, ठीक है। क्वेश्चंस मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर इसमें से भी काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होता है,
ठीक है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री से। अगर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री आपका स्ट्रांग है तो आपको वेक्टर और 3D कंफर्टेबल फील होगा। समझ आएगी बात, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में नोटेशंस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी किन किन नोटेशंस का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या सिंबल्स हम काम में लेंगे, किस सिंबल को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, किस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये सारी चीज समझ लेते हैं ताकि हमें आगे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। देखो कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं आपके सामने, सिंबल्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है वो लिखा हुआ है, देन उनका मीनिंग है, ठीक है। वो सारी चीजें हमें समझनी है और इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट सिंबल क्या है, देखो 3 डॉट्स लगे हुए हैं, या पढ़ के आए हो, कुछ सिंबल्स आपने इसमें देखे हुए होंगे, कुछ सिंबल्स आप फर्स्ट टाइम देखोगे। देखो 3 डॉट्स इस तरीके से लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं देयरफॉर, ठीक है। देन 3 डॉट्स अगर इस तरीके से अप्लाई होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, बिकॉज, और उसको सिंस के लिए यूज में हम लेंगे, ठीक है। डॉट लगा हो और कॉमा हो, ये जो साइन होता है इसको हम यूज में लेते हैं किस चीज के लिए, सच दैट के लिए, ठीक है। सच दैट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि भाई ये चीज, ये क्वांटिटी है और इसके लिए ये डिफाइन है, ठीक है। तो हम इस सच दैट वाले कंडीशन काम में लेते हैं। देन उसके बाद रेशो, ये यूज में लेके आए हो आप, प्रोपोर्शन ये आप यूज में लेके आए हो, इक्वल्स टू यूज में लिया हुआ है, नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल्स के साइन के साथ अगर क्रॉस किया हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। देन उसके बाद देखो ये इस तरफ ओपन है तो इस साइन को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ग्रेटर देन से, ठीक है। और लेफ्ट साइड में अगर ओपन है तो उसे हम बोलेंगे ग्रेटर देन, और राइट साइड में अगर ओपन है तो उसे हम बोलेंगे लेस देन से, ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर ओपन और इक्वल्स टू रहे, यानी कि ओपन भी आ गया इसमें और इक्वल भी आ गया तो उसे हम बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। देन इधर आ जाएगा क्या, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। ये जो साइन होता है ये एस टाइप से बनता है, यानी कि सम से बनता है, ठीक है ना। ये जो सिंबल बना है वो सम के एस से बना है, तो इसे हम बोलते हैं, इसको एक्चुअली इंटीग्रेशन का मीनिंग भी सम से ही बनता है, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल हुआ ये काम में लेते हैं हम इंटीग्रेशन के लिए या फिर सिंगल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, कि वन टाइम हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे ही डबल एस का साइन लगा हुआ होगा तो हम बोलेंगे डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस टाइप के सिंबल को हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। सिग्मा जब भी यूज में आता है, ये भी यूज में आता है किस चीज के लिए, सम के लिए, ठीक है। प्रोपोर्शनेट ये तुम पढ़ के आए हो, फिजिक्स के अंदर यूज में लेते ही हम इसको, ठीक है। कैपिटल एफ अगर लिखा हुआ है तो हम वो डिनोट किया था फंक्शन के लिए मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। ये जो इस तरीके का लेटा हुआ 8 बनता है, उस 8 को हम यूज में लेते हैं किस चीज के लिए, इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। और जो अंडरस्कोर का साइन होता है, ये अंडरस्कोर का साइन हम यूज में लेते हैं लाइन ब्रैकेट के लिए, ठीक है ना। लाइन ब्रैकेट हम बताएंगे किस तरीके से यूज में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 3 ब्रैकेट्स और हम काम में लेते हैं, कौन कौन से, स्मॉल ब्रैकेट को सर्कल ब्रैकेट ही बोलते हैं, ठीक है। मिड ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट ही बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। फिर उल्ट ये जो ई बना होता है इस टाइप का, देखो ये ई में और इधर एक और ई लिखा हुआ है, इसके अंदर दोनों चीजों में डिफरेंस है, ठीक है। ये इस तरीके का ई, ठीक है। तो में डिफरेंस क्या है, ये इस तरीके का ई बना हुआ है कि इस तरीके से बनाया हुआ है, देन बीच में से इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इस ई को बिलोंग, इसी चीज को हम डिनोट करते हैं किस चीज से, बिलोंग्स टू, यानी किसी भी चीज को हमें दिखाना हो कि भाई इसको बिलोंग कर रहा है तो हम डायरेक्टली ये सिंबल लिखेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि बिलोंग्स टू को डिनोट कर रहा हो, और इसके लिए क्रॉस मार्क कर देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ के आया हो, ट्राइंगल के लिए काम में आता है, ठीक है। ये जो एरो का सिंबल होता है, देखो इस तरीके से भी हो सकता है या फिर ये साइन इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल एरो में भी हो सकता है, इस तरीके डबल लाइन लगा के भी इक्वल्स टू का साइन लगा के उसमें एरो लगाया हुआ हो, उसका मीनिंग होता है इम्प्लाइज दैट, यानी कि इस जिस तरफ वो इंडिकेट कर रहा हो, ठीक है। कैपिटल एन नेचुरल नंबर सेट को डिनोट करता है, देखो बोथ साइड एरो हो इस तरह का सिंबल, ये होता है इम्प्लाइज टू, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज टू। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कोई बात कहता हूं, किसी भी चीज के लिए एक स्टेटमेंट मैंने बोला, वो स्टेटमेंट ट्रू हो तो ही उसका अगले वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे सपोज मैंने कहा कि एक पर्सन किसी भी कंट्री का सिटीजन हो सकता है, कब होता है, जब वो वहां बर्थ लिया होता है ये। तो ये जो चीज है, ये सिंबल जो है वो इस स्टेटमेंट को डिनोट करता है। ये सारी चीजें हम मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको सिंबल्स का मीनिंग और सिंबल्स क्या है, उसका नेम क्या है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Z और कैपिटल आई, देखो कैपिटल Z और कैपिटल I हो, ये सेट ऑफ इंटीजर के काम में लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप अच्छा ये है कि 11th क्लास के अंदर इस कैपिटल I को ही ध्यान में रखें कि जब भी इंटीजर काम में लेना हो हमें, हम कैपिटल I से ही उसको डिनोट करें, क्योंकि Z जो है आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काम आने लग जाएगा, ठीक है ना।
देन आता है कैपिटल क्यू, पढ़ के आया और रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। कैपिटल आर इन नंबर डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है। ये जो चीज लिखी हुई है हम रीड करते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया, मॉड जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आई डॉट ई, आई डेस्क, ये पढ़ के आए हो तुम, ठीक है, जिस किस चीज को डिनोट करता है, ये दैट इज को डिनोट करता है, ठीक है। आई ई फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको यूज में लेते हैं, ये तो है फाइव। देखो इसको लिखते जो है हम वो लिखते हैं फाइव। फाइव का मीनिंग क्या हो गया, नल सेट। नल सेट का मीनिंग क्या हो गया कि उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी वैल्यू उसके पास नहीं है, तो उस चीज को हम यूज में लेते हैं किसके लिए, नल सेट के लिए। नल का मीनिंग क्या हो गया, एम्प्टी, ठीक है ना। इसको एम्प्टी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और नेम इसका आएगा जो हम सेट थ्री में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है QED, ये तुम पढ़ के आए ऑलरेडी। IFF, अच्छा ये चीज ध्यान रखना है इसमें, IFF ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये जो हमें ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। IFF का जो मीनिंग होगा, जहां पर भी IFF लिखा हुआ होगा मैथमेटिक्स के अंदर, उसका मीनिंग क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल वही क्वांटिटी, ठीक है। इस तरीके से रूट में एक छोटा सा n लिखा होगा, उसको हम डिनोट करते हैं किस चीज से, nth रूट, ठीक है, nth रूट हो जाएगा ये। फिर ऐसे ही पावर 3 के साथ में ये इसी चीज को अगर मैं ऐसा 3 लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 लिख देते तो क्या हो जाता, फोर्थ रूट हो जाता, ठीक है। 5 लिख देते तो क्या हो जाता, 5 फिफ्थ रूट हो जाता, ठीक है। ये जो सिंबल यूज में आता है हमारे लिए किसके लिए काम में आता है, एंगल के लिए काम आता है, ठीक है ना, एंगल के लिए यूज में लेते हैं ना हम इसको, ठीक है। ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर। ये सिंबल जो हम यूज में लेंगे, इस सिंबल को काम में लेंगे किस चीज के लिए, परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तुम पढ़ के आए, कॉन्ग्रुएंट के लिए काम में लेते थे सिंबल को इस तरीके से, इक्वल्स के ऊपर एस टाइप का साइन इस तरीके से लगा देते हैं हम, तो उसे वो क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। ये सिंबल है, देखो उल्टा ए लिखा हुआ है, उल्टा ए किस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से ऐसा बनाया वी एंड देन इसको इस तरीके से मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिंबल यूज में आ रहा है, ये सिंबल किस चीज के लिए काम में आ रहा है, फॉर ऑल, यानी कि फॉर एवरी, यानी कि ईच एंड एवरी वैल्यूज, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिख दिया फॉर एवरी एक्स, तो इसका मीनिंग क्या, इसको ऐसा सिंबल बना के मैंने एक्स लिख दिया, तो इसका मीनिंग इसको रीड कैसा किया जाएगा, फॉर एवरी एक्स या फॉर ऑल एक्स, ठीक है। देन देखो ऐसा उल्टा ई बनाया हुआ है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल ई इस तरीके से बनाया होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, यानी कि अगर मुझे कहीं लिखना है कि यहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें सिर्फ उल्टा ई में लगा के छोड़ सकता हूँ, ठीक है। फिर इस तरीके से देखो यू बनाया हुआ, लेकिन यू क्या कर दिया, इसको ऐसा लेटा दिया हमने यू को, ठीक है। तो ये किस चीज को डिनोट करता है, सबसेट ऑफ सेट, ठीक है, यानी कि ये जो है वो सबसेट को डिनोट करेगा। यहाँ जो यू हम काम में ले रहे हैं वो यू काम में लेंगे इसके लिए, यूनियन के लिए, ठीक है। और उल्टा कर देते हैं इसको, लेंगे हम इंटरसेक्शन के लिए। अच्छा यूनियन ये जो है इसका मीनिंग और होता है, और से डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एंड से, ठीक है। अच्छा एंड और इंटरसेक्शन का मीनिंग ऐसा ही समझ सकते हो कि किन्हीं दो सेट के अंदर जो कॉमन क्वांटिटी हम लेने वाले हैं उसे हम इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। और यूनियन का मतलब क्या होगा, दोनों सेटों को कंबाइन करना, वो होता है हमारे लिए यूनियन, ठीक है। ये जो साइन है पढ़ के आए हो तुम, सिमिलर का साइन होता है ट्रायंगुलर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और ये जो सिंबल हो गया किसका हो गया, पैरेलल का सिंबल हो गया। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं विद नेम, ध्यान रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये नहीं पूछोगे भाई ये चीज़ क्या लिखी हुई है, हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये चीज़ें लिखी हुई होंगी तो हमें समझने में हेल्प होगी कि भाई क्वेश्चन एक्चुअली हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ और नोटेशन हम सिंबल्स हम लेने वाले हैं जिनको ग्रीक सिंबल्स हम बोलते हैं। उन ग्रीक सिंबल्स को भी हम काम यहाँ समझेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ पर किस चीज़ को क्या बोला जाता है और किस तरीके से प्रोनाउंशिएट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्रीक सिंबल्स। देखो ग्रीक सिंबल्स में कुछ तुम देख चुके होगे, कुछ पढ़ चुके होगे, कुछ नहीं देखा होगा। देखो फर्स्ट है अल्फा, ठीक है। तो अल्फा को लिखने का तरीका ये होता है, बोलते अल्फा है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बीटा, ये बोलते हैं गामा, ठीक है। ये सब कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट काम आते हैं और कई जगहों पर ये वेरिएबल के फॉर्म में भी यूज में आते हैं, ठीक है। ये हो गया डेल्टा। देखो जहां पर दो दो सिंबल्स हैं वो दोनों सिंबल दे रहे हैं कि ये देखो कैपिटल डेल्टा को डिनोट करेगा एक तरीके से, ये स्मॉल डेल्टा को डिनोट करेगा, ठीक है। लेकिन हम दोनों को बोलते डेल्टा है, या इसको हम प्रोनाउंशिएट करने के लिए डेल भी यूज में लेते हैं, डेल, ठीक है। ऐसे ही एप्सिलॉन इस तरीके देखो यहाँ इस चीज को हमने जब सिंबल लास्ट उसमें देखा था तो उसमें हमने इसको बिलोंग्स टू के लिए यूज में लिया था। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज सिंबल्स लिखे हुए हैं, सिंबल्स सिर्फ और सिर्फ किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ उनके नेम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इनका मीनिंग नहीं है ये, इनके नेम है ये, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन यानी कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इस तरह से कहीं सिंबल लिखा हो तो उसको जीटा बोलते हैं,
कम काम में आता है ये, ठीक है। इस तरीके से n का एक डंडा लंबा किया हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं ईटा, ठीक है। फिर इसके आगे जो आता है ये हो जाता है क्या, थीटा। पढ़ के आए ये आई जो होता है इसको डिनोट करते हैं किससे, आयोटा से। के जो इस तरीके से लिखा हुआ उसको बोलेंगे कप्पा। लैम्डा इस तरह से जो बना हुआ होगा उसको हम बोलेंगे लैम्डा। ये हो जाएगा एम टाइप से लिखा हो इस तरीके से, ये इस तरीके से लिखा होता है उसको बोलते हैं हम म्यू, ठीक है। और ये हो जाता है न्यू, ठीक है। वी जो है इस तरीके से बना हुआ इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। ये सब जानते हो, इसको बोलते हैं हम पाई, ठीक है। ये जो होता है इस तरीके का सिंबल, ये इस तरीके का सिंबल, ये जो सिंबल है इस तरीके से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं रो। तो ये भी फिजिक्स में यूज में आता है, ठीक है। सिग्मा के भी दो वर्जन है, एक कैपिटल सिग्मा वाला है और ये है स्मॉल सिग्मा वाला। ये स्मॉल सिग्मा वाला जो है आपके फिजिक्स में ज़्यादा यूज में आता है, प्लस इसके साथ साथ मीन वैल्यू थ्योरम्स और इन सब चीज़ों में ये यूज में ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल सिग्मा है ये मैथमेटिक्स के अंदर हमारे हम जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं वहाँ ये कैपिटल सिग्मा ही ज़्यादातर यूज में दिखाई देगा। इसका मीनिंग होता है सबमिशन, ठीक है। फाई, ठीक है, फाई भी एंगल के फॉर्म में यूज में आता है। ये साई है, ये भी एंगल यूज में आता है। और ये हो गया ओमेगा। ओमेगा जो होता है एक्चुअल में जो ओमेगा जो वर्ड है ये फिजिक्स में यूज में आता है और मैथमेटिक्स में भी ये वर्ड यूज में आएगा ओमेगा, ये नोटेशन। लेकिन ये जो हमारे लिए काम में आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा, ठीक है। तो ये सिंबल्स ग्रीक सिंबल्स से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका मीनिंग नहीं है ये, इनके जस्ट प्रोनाउंसिएशन है, नेम है, किस तरीके से आपको इनको बोलना है, ठीक है। ये ध्यान रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन है। तो नंबर सिस्टम कैलकुलेशन के लिए क्या जरूरी है हमारे पास, नंबर्स होने चाहिए। तो नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नंबर्स कैसे बने और उनके सेट्स किस तरीके से बने, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।